साहित्य स्पर्श के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यश राज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और अपनी महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों वाली सीरीज़ को जारी रखते हुए आप सभी के समक्ष आज कमला नेहरू जी का जीवन लेकर प्रस्तुत हूं। हमारी आशा है यह प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आएगी। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। कमला नेहरू जी का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली के एक पारंपरिक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहर मल था तथा माता का नाम राजपति कौर था। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू उनके पति थे और जवाहर मल उनके पिता थे, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये भी बता दें कि उस ज़माने में लड़कियों को बाहर जाने और शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसके चलते उनकी औपचारिक शिक्षा ना होने के चलते उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, पर वह हिंदी जानती थी। इसीलिए शादी के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू से भी कई बार मनमुटावों का सामना करना पड़ा। कमला नेहरू दिखने में अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से करने की इच्छा जाहिर की, जिसे उनके पिता ने स्वीकार कर लिया। 16 फरवरी 1916 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की शादी करा दी गई, जब जवाहरलाल नेहरू 26 तथा कमला नेहरू 17 की उम्र की थी। जवाहरलाल नेहरू का परिवार पश्चिमी परिवेश को महत्व देता था, इसीलिए कमला नेहरू को वहाँ अपने आप को बसाने में थोड़ी समस्या पैदा हुई। इंदिरा गांधी का जीवन लिखने वाले कई लेखकों ने यह बात जाहिर की है कि कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के अपनी भाषा को लेकर अक्सर मनमुटाव जारी रहते थे। 19 नवंबर 1917 को कमला नेहरू ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम इंदु रखा गया। बाद में इंदु इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही। कमला नेहरू गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो उसमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने भी सहयोग किया, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कमला नेहरू ने ही असहयोग आंदोलन को जारी रखा और गांव-गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई और महिलाओं को जागरूक किया कि विदेशी सामानों को छोड़ स्वदेशी सामानों को अपनाने का प्रयास करें। 1924 से कमला नेहरू की तबीयत खराब रहने लगी और ख़राब होती चली गई। 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में कमला नेहरू की सहयोगिता बहुत पहले से थी, पर सारे कांग्रेस नेताओं के जेल में डाले जाने के बाद कमला नेहरू ने मोर्चा खुद संभाल लिया। फिर कुछ समय पश्चात कांग्रेस नेताओं और सरकार के बीच समझौता हुआ और कांग्रेस नेताओं को छोड़ दिया गया। उसके बाद गांधी जी के लंदन कॉन्फ्रेंस से वापस आते समय उनकी गिरफ्तारी होने के कारण मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर सामने आए और आंदोलन किया। एक बार फिर मोतीलाल नेहरू को 6 महीने तथा जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की जेल कर दी गई। एक बार फिर कमला नेहरू सामने आए और घनघोर आंदोलन करके अंग्रेज सरकार का विरोध किया। इस बार उन्हें भी 3 महीने के लिए लखनऊ जेल में डाल दिया गया। मोतीलाल नेहरू की तबीयत ज़्यादा खराब होते देख अंग्रेजी सरकार ने कमला नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया, पर मोतीलाल नेहरू को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद कमला नेहरू बाहर ही रहे और जवाहरलाल नेहरू को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के जेल जाने के पश्चात बॉम्बे में कमला नेहरू ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया और बॉम्बे में से आने के वापस बाद उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। इस बीच जवाहरलाल नेहरू को वापस रिहा कर दिया गया था। कुछ समय पश्चात जवाहरलाल नेहरू पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें एक बार फिर जेल में डाल दिया गया। इधर कमला नेहरू की तबीयत भी और ज़्यादा खराब होने लगी। जांच में पता लगा कि उनको टीबी की समस्या है। उस समय टीबी एक लाइलाज बीमारी थी। पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब होते देख अंग्रेजी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को रिहा कर दिया। रिहा होते ही वह स्विट्ज़रलैंड अपनी पत्नी के पास पहुँच गए, पर उन्हें किसी तरीके से भी ना ही बचाया जा सका। 28 फरवरी 1936 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जब वह उनकी मृत्यु हुई तब उनके साथ उनके पति, उनकी पुत्री भी थी। उनका स्विट्ज़रलैंड में ही दाह संस्कार किया गया और उनके पति जवाहरलाल नेहरू उनकी अस्थियों को वापस इलाहाबाद ले आए और करोड़ों जनता के सामने उनकी अस्थियों को त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर दिया गया। कमला नेहरू ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया। उनका ये सहयोग अद्वितीय है, जिसे हम
बता भी नहीं सकते। समय समय पर जब कांग्रेस को उनकी ज़रूरत पड़ी, अंग्रेजी ना आने के बावजूद भी एक पश्चिमी परिवार में अपने आप को ढाल दिया और अपना पूरा जीवन अपनी स्वतंत्रता के नाम समर्पित किया। ऐसी शख्सियत को प्रणाम करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।